हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2002 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट सेकंड है जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से 20 डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल आपको गिवन है। दिस रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन एम्पलीट्यूड आपको बताना है कितना हो जाएगा। तो जनरली इक्वेशन होती है x = a sin ओमेगा टी या फिर a cos ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का एडिशन है। अब दोनों का एडिशन है तो x = 6 cos ओमेगा टी प्लस 8 sin ओमेगा टी। तो ये जो इक्वेशन गिवन है यहाँ पर cos और sin दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा a वो होगा, लेट इसको मैं a1 कंसिडर कर लेता हूँ और इसका एम्पलीट्यूड को a2, तो वो रहेगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर और प्लस 2a1 a2 cos फाई आएगा। फाई होगा फेज डिफरेंस जो कि साइन और कोस में 90 डिग्री का होगा। तो बाकी जो भी टर्म आएगा, अगर मैं लिख देता हूँ उसके लिए, वो कोस यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 90 डिग्री। तो कोस 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी पूरी। तो ये 90 क्यों आया? क्योंकि कोस और साइन के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर, मतलब जब भी आपको इस तरह की इक्वेशन गिवन है जिसमें साइन और कोस या कोस और साइन का कॉम्बिनेशन अगर है, तो ऐसे में आपको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए डायरेक्टली √a1 प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर करना होगा। तो ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा 10 मीटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकम ट्रिपल, यानी कि उस टेम्परेचर को आपको फाइंड करना है जिस पर जो वॉल्यूम है वो 3 गुना हो जाए। वॉल्यूम T टेम्परेचर पर 3 गुना हो जाएगी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मैं इसको V2 मान लेता हूँ, इसको V1 मान लेता हूँ, ठीक है। T1 हमारा टेम्परेचर कितना होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन मैं इसको लिखूंगा 273 केल्विन। और हमें T2 निकालना है, वो हम केल्विन में निकलेगा, तो उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, आपको ये तो इक्वेशन पता है PV = nRT। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम ये कह सकते हैं V/T कांस्टेंट होगा और V1/T1 बराबर होगा V2/T2 के। अब V1 कितना है? तो V1 को V1 रहने देते हैं। T1 273 इक्वल टू V2 कितना? 3 गुना V1 के अपॉन में T2। तो T2 को आप लिख सकते हैं, T2 बिकम V1 से तो V1 कैंसिल कर दो, ये 3 × 273 हो जाएगा। 3 × में 273। तो T2 की वैल्यू यहाँ से दोनों की मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी, तो ये आएगा 819 केल्विन। लेकिन इसको हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। केल्विन यहाँ पर 819 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो T2 हो जाएगा 819 में से आपको माइनस करना होगा 273। तो जब आप माइनस करेंगे आएगा 546 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेट मोर देन इन समर या विंटर, ये आपको बताना है। देखो, डेंसिटी टेम्परेचर चेंज करने पर डेंसिटी चेंज होती है। कैसे? जो भी फाइनल फॉर्मूला है डेंसिटी का, ρF = ρI 1 + α ΔT। डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कि T फाइनल माइनस T इनिशियल। अब देखिए ये वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये होगा जो फाइनल डेंसिटी होगी समर में वो कम होगी इनिशियल डेंसिटी विंटर से, मतलब कि डेंसिटी विल बी लेस इन समर। डेंसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम हो जाएगी। अब देखो वेट का क्या फॉर्मूला होता है? वेट इक्वल टू होता है mg, और m को डेंसिटी इक्वल टू मास पर इंटू वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में जी। अब क्वेश्चन में ये 5 लीटर कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होनी। अगर ये ना होता ना कि 5 लीटर वॉल्यूम ना दी हुई होती तो आंसर कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम में कांस्टेंट रखनी है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। जब डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो वेट डायरेक्टली डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब वेट भी डिक्रीज होगा। वेट विल बी लेस इन समर, समर में वेट कम होगा। तो इसका मतलब ये होगा समर में वेट कम होगा, विंटर में ज़्यादा होगा। तो 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेट मोर देन समर इन विंटर, मतलब ये कह रहा है कि विंटर में ज़्यादा वेट होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल रिजिड बॉडी इज। देखो ये गामा के बारे में पूछ रहा है। गामा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये होता क्या है, तो ये होता है 1 अपॉन इनिशियल वॉल्यूम और चेंज इन वॉल्यूम या फिर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अब होगा ये कि वॉल्यूम एक्सपेंड होगी नहीं क्योंकि रिजिड बॉडी है, आइडियल रिजिड बॉडी है, तो डेल्टा वी कितना होगा, 0। जब डेल्टा वी 0 होगा तो गामा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0। तो आइडियल रिजिड बॉडी के लिए गामा की वैल्यू 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज बाय 1 मिलीमीटर ऑन हैंगिंग अ वेट ऑफ 1 kg। इंक्रीज इन लेंथ ऑन हैंगिंग अ वेट ऑफ 2 kg विल बी। मान लेते हैं हमारे पास कोई वायर है, जब इस पर 1 किलोग्राम का वेट हैंग कर रहे हैं तो इसकी जो चेंज इन लेंथ है वो है 1 मिलीमीटर की। अब जब इस पर 2 किलोग्राम का वेट हैंग करेंगे तो जो चेंज इन लेंथ होगी, मैं इसको डेल्टा L2 लिख लेता हूँ, वो कितना हो जाएगा ये फाइंड करना है। देखो दोनों ही वायर क्योंकि सेम मटेरियल के हैं तो दोनों का यंग्स मॉडुलस तो सेम होगा, मतलब मैं कह सकता हूँ दोनों केस में y1 बराबर होगा y2 के। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, और स्ट्रेस को आप फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन को आप चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ लिख सकते हैं, यानी कि L। ये जाएगा ऊपर, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स इंटू में लेंथ अपॉन में एरिया इंटू में चेंज इन लेंथ, या फोर्स मतलब कितना हो जाए जो वेट आप हैंग कर रहे हो, यानी कि mg L अपॉन में a डेल्टा L। तो इसमें आप ये देखिए कि हम चेंज क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ दोनों केस में मास को चेंज कर रहे हैं और हमें देखना है कि डेल्टा L कैसे चेंज हो रहा है। तो G, L और A ये तो दोनों के लिए सेम है, तो y1 y2 मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ m1 G L अपॉन में A डेल्टा L1 इक्वल टू m2 G L अपॉन में A डेल्टा L2। यहाँ पर मैंने A G L पर L1 L2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि ये तो दोनों केस में सेम ही रहेंगे, ओरिजिनल लेंथ सेम रही होगी, तो GL और A तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा m1 अपॉन में डेल्टा L1 बराबर होगा m2 अपॉन में डेल्टा L2 के। अब सब वैल्यू पुट करते हैं, m1 कितना 1 kg, डेल्टा L1 कितना 1 मिलीमीटर, ठीक है 1 mm, m2 2 है और डेल्टा L2 हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से डेल्टा L2 कितना आ जाएगा 2 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल आर, मतलब हमारे पास 2 सोप बबल है, इस पर जो प्रेशर है इनसाइड वो है 1.01 और इस पर जो प्रेशर है वो है 1.03। आपको बताना है कि उनकी वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, मतलब V1 V2 मान लेते हैं, तो हमें फाइंड करना है V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, V1 अपॉन V2। वैसे V1 अपॉन V2 निकालेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल बॉडी के लिए 4/3 पाई r की क्यूब, तो 4/3 पाई तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि R1 अपॉन R2 की क्यूब अगर हम फाइंड कर पाए तो वही क्या होगा वॉल्यूम का रेशियो, क्योंकि 4/3 पाई रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें रेडियस का रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना है कि रेडियस और प्रेशर में कोई रिलेशन है क्या, तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रेशर बराबर, अब ये सोप बबल की बात हो रही है, सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होते हैं, वैसे तो फॉर्मूला होता है 2s अपॉन r, लेकिन क्योंकि सोप बबल है तो सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होंगे, तो इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ पर 2 फ्री सरफेस के लिए फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू 4s अपॉन में r, यानी कि सोप बबल के लिए जैसे लिक्विड की ड्रॉप होती तो 2s अपॉन r, क्योंकि एक ही फ्री सरफेस होता है। सोप बबल में 2 फ्री सरफेस होंगे तो उसके लिए 4s अपॉन r का इस्तेमाल करते हैं। बट ये जो दिया हुआ है ये हमें प्रेशर इनसाइड दे रखा है, तो जो चेंज इन प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा, उसमें से हम प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसमें से हम माइनस करेंगे जो प्रेशर उसके इनसाइड है, ठीक है। तो डेल्टा P इक्वल टू 1 माइनस 1.01, ठीक है। ऐसे इसके लिए भी हम लिख लेंगे, मैं इसको P2 मान लेता हूँ, इसको P1 मान लेता हूँ, 1 माइनस P इनसाइड कितना हो जाएगा इसका 1.03, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, यहाँ से 1 में से 1.01 माइनस करना है, तो यहाँ पर आ जाए 0.01 और यहाँ पर आ गया 0.03। अब डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2, तो देखो इसके लिए मैं फॉर्मूला लिखूंगा 4s अपॉन r, और इसके लिए क्योंकि लिक्विड तो सेम है, सरफेस टेंशन सेम रहेगी, 4s सेम रहेगा, तो 4s तो कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो मैं लिख देता हूँ इसको, 4s अपॉन r1 आएगा ये अपॉन में 4
एस अपॉन में R2, 4s तो हट जाएगा तो ये आ जाएगा R2 अपॉन में R1, क्योंकि प्रेशर इन्वर्सली रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि R2 अपॉन R1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 के। P1 कितना है, वो है 0.01 अपॉन में 0.03, तो 0.0 तो कैंसिल आउट हो जाएगी, कुल मिलाकर के आएगा 1 अपॉन में 3। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। हमें वॉल्यूम का रेशो फाइंड करना है, तो R1 अपॉन R2 3 आ गया है। अब V1 अपॉन V2 फाइंड करना था, जो कि R1 अपॉन R2 की क्यूब के इक्वल होगा। तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू पुट करो 3 की क्यूब, तो 3 ये आ जाएगा 27, तो रेशो आएगा V1 रेशो V2 आएगा 27:1। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 27:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टुगेदर मतलब कि दो सोप बबल है, ये आपस में मर्ज हो रहे हैं इस तरह से कि एक बड़ा सोप बबल बन जा रहा है। आपको बताना है R1 और R2 उनका रेडियस है, द रेशियो ऑफ देयर कॉमन सरफेस एरिया विल बी। एक्चुअली ये रेशियो ना होकर के यहाँ पर आएगा रेडियस। हमें बताना कि जो जब वो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो जो फाइनल रेडियस बनेगा, मतलब फाइनल स्फीयर बनेगा, उसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। लेट इसका R1 है और इसका R2 है, तो आपको कैपिटल R की वैल्यू बतानी है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं ये जो फर्स्ट स्फीयर है, इसके लिए जो प्रेशर होगा वो 4s अपॉन R1 रहा होगा, 4s अपॉन R1। इसके लिए P2 मान लेता हूँ 4s अपॉन R2, डेट ये P1 है, और ये फाइनल प्रेशर बराबर होगा 4s अपॉन R इक्विवेलेंट के, जो भी R इक्विवेलेंट है। अच्छा स्मॉल दे रखे तो हम यहाँ पर स्मॉल ही लेंगे, R1 और R2। अब होता ही है कि जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो नेट प्रेशर होगा P, वो बराबर होगा प्रेशर डिफरेंस के, यानी कि P1 माइनस P2 के। तो ये हो जाएगा 4s अपॉन R, ये होगा 4s अपॉन R1। सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगी 4s अपॉन R2, क्योंकि लिक्विड सेम है। तो 4s तो कैंसिल आउट होगा, वो हमें मिलेगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू में R2, ठीक है। या फिर R इक्वल टू हो जाएगा R1 इंटू में R2 अपॉन में R2 माइनस R1। बट क्योंकि बोला गया था कि R2 लेस है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड अगर बात करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो R1 डॉट R2 अपॉन में R2 माइनस R1 माइनस R2, ठीक है। वैसे यहाँ पर स्मॉल थे बट कोई बात नहीं, ये सही आंसर आएगा R1 डॉट R2 अपॉन में R1 माइनस R2, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, क्योंकि प्लस तो आएगा नहीं, नीचे माइनस आएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा R1 और R1 R2 अपॉन में R1 माइनस R2। आप इसको डायरेक्टली कंबाइन मतलब फॉर्मूला याद रखें, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में ये पूछ लिया गया है कि अगर मान लो इसका रेडियस 2 है, इसका 3 है, तो इसका कितना होगा, तो आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैंक इज फिल्ड अप विद वाटर अप टू हाइट h, मतलब कि किसी टैंक में पानी भरा हुआ है h हाइट तक। तो मान लेते हैं ये h हाइट तक इसमें हमने पानी भर दिया। When a hole is made at a distance h below the level of water, यानी कि जो भी लेवल है, मतलब लेवल तो यहाँ तक है उसका, ये लेवल है पानी का। अब उसके नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, मान लो h हाइट नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कोई होल है, इस पॉइंट पर कोई होल है, तो वहाँ से पानी नीचे आ रहा होगा, ठीक है। हमें बताना है व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द वाटर जेट, यानी कि यहाँ से लेकर के बेस से लेकर के जहाँ पर पानी गिरेगा वहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज होगी। तो आपको रेंज फाइंड करना है। तो जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है, रेंज फाइंड करने के लिए आपको करना होगा ux की टाइम में मल्टीप्लाई। ux क्या होगा, तो x डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है इंटू में टाइम कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखूँ ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल H में से h माइनस करना पड़ेगा हमें। तो देखो ऊपर से जब ये लिक्विड गिरेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो इस साइड पर डिपेंड करेगी, स्मॉल h पर, तो वो रहेगी √2gh। अब ये कैसे निकाला, तो आपको पता होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इनिशियल स्पीड तो 0 होगी, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2gh के इक्वल, और v इक्वल टू आ जाएगा √2gh। और यहाँ से यहाँ तक आने में जो इसको टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला होगा t इक्वल टू 2
ये वाला डिस्टेंस हम लेंगे h माइनस एच अपॉन में g, ठीक है। तो ये टाइम का फॉर्मूला होगा, बस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रेंज निकालने के। तो ये आएगा √2g इंटू में h मल्टीप्लाई में 2h माइनस एच अपॉन में g से तो g कैंसिल होगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो सिर्फ 2 बचेगा। तो आएगा 2 ब्रैकेट में h और कैपिटल H माइनस एच। तो ये आएगा रेंज का फॉर्मूला। इसका मतलब h माइनस एच प्लस है यहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, और 2 आना चाहिए h माइनस एच। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, स्पीड के लिए हम ऊपर वाली हाइट लेंगे, टाइम के लिए 2h माइनस एच अपॉन में g। जैसे किसी h हाइट से जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो इतना टाइम ऑफ फ्लाइट उसका होता है, h माइनस एच पर डिपेंड करेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू बॉल्स 2:1 देन द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी। यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है vt, वो होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा इंटू में r स्क्वायर इंटू में g अपॉन में ईटा। vt मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है, देखो जब आप किसी स्फेरिकल बॉडी को लिक्विड में डालोगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा जब इस पर लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स इसके वेट के बराबर हो जाए। तो ऐसे में उसका जो नेट फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो उस समय वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी नीचे की तरफ। तो उसी कांस्टेंट स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और टर्मिनल वेलोसिटी रेडियस के स्क्वायर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और फॉर्मूला होता है 2/9 रो माइनस सिग्मा। रो मतलब डेंसिटी ऑफ मेटल बॉडी है, जो भी बॉडी नीचे आ रही है, और सिग्मा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आर रेडियस ऑफ द बॉडी, जी ग्रेविटी, और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। हमें निकालना है टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो, जो कि r1 अपॉन r2 के स्क्वायर पर डिपेंड करेगी। r1 कितना 2, ये 1, तो इसका स्क्वायर कर दो तो ये आएगा 4/1। यानी कि जो रेशियो आएगा T1:T2 टर्मिनल वेलोसिटी का, वो रहेगा 4:1। इस हिसाब से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर किस पर बेस्ड होता है? तो ये बेस्ड होता है चार्ल्स लॉ पर। यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। तो जब थर्मामीटर में मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो उसी से हम पता लगा लेते हैं, वॉल्यूम के चेंज होने से हम पता लगा लेते हैं कि टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स लॉ।